सभी को नमस्कार। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के माननीय वाइस चांसलर महोदय डॉक्टर राजवीर जी के निर्देशानुसार हम गत 5 दिनों से योग के सामान्य प्रोटोकॉल का अभ्यास कर रहे हैं। आशा है आप घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और दिनचर्या का हिस्सा बना करके योग का अभ्यास भी कर रहे होंगे। हम आपसे ऐसी अपेक्षा करते हैं। अब हमने पिछले 5 एपिसोड्स में सामान्य आसन किए जो फिटनेस के लिए कर सकते हैं, मेडिटेशन का अभ्यास किया और षटकर्म जो शुद्धि क्रियाएं होती हैं उनका भी अभ्यास हमने करके दिखाया है। आपसे जितने हो सकते हैं उसकी कोशिश करें। योग उपचार से ज्यादा बचाव में सहायक है कि इसका अभ्यास करते हुए जब दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा तो हमारी जो जीवन शैली है वो ठीक हो जाएगी और जीवन शैली ठीक होगी तो हम व्याधियों से बच जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम घरों में बंद रहते हुए अपने समय का सदुपयोग भी करें और शरीर के स्वास्थ्य को, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए योग का अभ्यास करें। और भी बहुत सारे साधन हैं जिससे आप स्वस्थ और इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करके रह सकते हैं। उनमें लचक उत्पन्न की है और जो हमारी मांसपेशियां हैं उनमें स्ट्रेंथन करते हुए शरीर के इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। प्राणायाम के माध्यम से हमने हमारी प्राण शक्ति का जो ऊर्जा का लेवल प्रत्येक व्यक्ति में होता है उसे बढ़ाने का प्रयास किया। आप इसको निरंतर जितना कर सकते हैं यथाशक्ति यथा समय आप दिनचर्या का हिस्सा बना करके इसे करते रहें। हमें आशा है कि आप जब मनोयोग से पूरा मन लगा करके करेंगे तो योग का जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें संदेश दिया है कि हम न केवल स्वस्थ रह सकते हैं बल्कि अपने जो जीवन को सुख और शांतिमय भी बना सकते हैं। क्योंकि योग केवल आसन, प्राणायाम और षटकर्म का नाम नहीं है। योग एक आदर्श जीवन शैली है जिसमें हम सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, जैसे महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के माध्यम से संदेश दिया है कि हम सामाजिक रूप से भी यम के माध्यम से और व्यक्तिगत तौर पर नियम के माध्यम से एक संपूर्ण एक आदर्श नागरिक बनकर कैसे जीवन जी सकते हैं उसका उन्होंने प्रावधान इसके अंदर किया है। तीसरे नंबर पर आसन है। आसन किस लिए किए जाते हैं? ताकि हमारा शरीर सुदृढ़ बने, शिथिल बने और उसकी मांसपेशियों में लचक बने। जो हमारे जो सिस्टम है शरीर के, जो प्रणालियां हैं, जैसे श्वास प्रणाली है, पाचन प्रणाली है, निष्कासन प्रणाली है और हमारा जो मानसिक जो नर्वस सिस्टम की प्रणाली है, ये सारियां ठीक ढंग से काम करें, एक समन्वय के साथ काम करें, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और जब हम ये आसन और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो लचक उत्पन्न होनी चाहिए वो भी होती है। क्योंकि देखिए, जब हम बैठ ही नहीं सकेंगे तो प्राणायाम का अभ्यास कैसे होगा? तो आसनों के द्वारा, बंद के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा हम शरीर के अंदर सुदृढ़ता पैदा करते हैं ताकि हम वांछित समय तक प्राणायाम अभ्यास के लिए शिथिल होकर के बैठ सके, तभी हम इन अभ्यासों को आगे बढ़ा सकते हैं। और लास्ट में जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो उसके लिए प्रत्याहार, धारणा, ध्यान का अभ्यास भी हमने किया है। ये सारा एक संपूर्ण जो अभ्यास है वो अष्टांग योग के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने मानव जाति कल्याण के लिए हमें दिया है। उसका अनुसरण करते हुए हमने ये कार्यक्रम
सारा जो मॉड्यूल बनाया है वो एक आम व्यक्ति के लिए बनाया है। यद्यपि हमारे जो प्रतिभागी थे इसमें 2 बेटियां राजकुमारी और पुष्पा, ये बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर हैं जो यूनिवर्सिटी की आसन प्राणायाम को बहुत अच्छे ढंग से करते रहे हैं और हमारे विश्वविद्यालय का नाम रोशन करते रहे। लेकिन जो इन्होंने आसन किए हैं वो कठिन नहीं है, वो सारे सरल प्रकार के हैं जो हम सभी कर सकते हैं, सभी आयु के कर सकते हैं। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग सभी कर सकते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें अगर मान लिया बहुत उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, कोई ऑपरेशन आदि हुआ है, कॉन्स्टिपेशन है, सिर में दर्द है और एक्यूट जो क्रॉनिक जो हमारा कमर दर्द है या डायबिटिक है, तो वो जो योग शिक्षक हैं उनकी सलाह के अनुसार करें। अपने जो डॉक्टर की जहाँ से आप दवाई ले रहे हैं उनके निर्देश के अनुसार इनका अभ्यास करें। तो आशा है कि आप इस पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना करके एक सुखी और स्वस्थ जीवन की आप में लालसा अवश्य उत्पन्न होगी। हमारा ऐसा आपसे अपेक्षा है। आज इस कार्यक्रम में हम उन व्यक्तियों को सम्मिलित करेंगे जो अशक्त दिव्यांग है, जो ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकते और लेटने वाले करते हैं तो लेट भी नहीं सकते, तो वो क्या करें? क्योंकि वो डायबिटिक भी हो सकते हैं, कमर गर्दन दर्द वाले भी हो सकते हैं, घुटनों के दर्द वाले हो सकते हैं। तो उनके लिए हम क्या इसमें संदेश दे सकते हैं, क्या उनका अभ्यास करा सकते हैं? तो उसके लिए आज हम एक छोटा सा मॉड्यूल तैयार किया है। जैसे आप हमें बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, तो जो नीचे नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पर बैठ करके कुछ अभ्यास करके, सारे तो नहीं हो पाएंगे कुर्सी पर, लेकिन कुछ ऐसा अभ्यास कर सकते हैं जिसे हम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमने जैसे किया है पहले दरियों पर करके बैठ करके किया है, कुर्सियों पर कितना कर सकते हैं? वो व्यक्ति जो अशक्त है, दिव्यांग है, घुटने से कमर के कारण बैठ नहीं सकते हैं, वो क्या करें? उसका छोटा सा एक नमूना प्रस्तुत है। देखिए, जैसे हम बैठे हुए हैं, मैडम बैठे हुए हैं, हम कुर्सी पर बैठ करके कितना कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले अपने पैरों को आगे निकालें, पैरों को, पंजों को आगे पीछे, एक टांग से आगे पीछे, दूसरे पैर से इसी प्रकार अपनी तरफ खींचिए पंजे को, फिर जमीन की तरफ खींचिए, खिंचाव डालना है। 2-3 बार इस अभ्यास को करेंगे। टखने के जो ज्वाइंट हैं वो मजबूत बनेंगे, स्वस्थ बनेंगे। अब दोनों पैरों से कर सकते हैं, पैर थोड़ा सा ऊपर उठा करके भी कर सकते हैं, जमीन पे टिकाए हुए भी कर सकते हैं। जैसा संभव जितना आप कर सकते हैं उतना आपने करने की कोशिश करनी है। अगर आप पीड़ित हैं तो भी आपको आराम मिलेगा, अगर आप सब ठीक हैं लेकिन बैठ नहीं सकते तो भी आपके ज्वाइंट्स में मोबिलिटी बनेगी। क्योंकि शरीर के अंदर जब तक फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, एजिलिटी है, हमारा शरीर हलचल कर सकता है, तो वहां टॉक्सिन नहीं बनते, और टॉक्सिन नहीं बनेंगे तो हमारा वो जो पार्ट है, वो जो अंग है, वो कभी भी रोगी नहीं हो सकता। तो ये अभ्यास हम बैठ सकते थे, एड़ी टिका करके पंजों को अंदर की तरफ और बाहर की तरफ पूरा सीधा कर सकते हैं, टांग को सीधा करके पंजे बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, और फिर एड़ी पंजे मिला करके एक सर्कल बनाएंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज 3-3, 4-4 बार कम से कम करेंगे तो आपके तो ये हमारे जो पैर हैं, देखिए हम सबसे ज्यादा हाथ और पैरों से ही काम लेते हैं। अगर ये हमारे फ्लेक्सिबल हैं, ये ठीक ढंग से काम करते हैं, तो हम
एक सामान्य जीवन जी सकते हैं और जो कम से कम जितना व्यायाम हमें करना चाहिए वो भी कर सकते हैं। तो ये हमने पैरों का किया। अब जैसे नीचे बेटी बैठे हुए भी कर रहे हैं वो भी करते रहें, और पैरों को ऊपर उठा करके क्या करें, थोड़ा पैरों को 1 बाय 1 ऊपर उठाएंगे, जितना यथाशक्ति ऊपर उठा सकते हैं, और उठा करके पंजे को अपनी तरफ खींचना है, एड़ी को बाहर की तरफ। कोशिश करें जो घुटना है वो सीधा हो जाए। अगर घुटना सीधा हो जाता है तो घुटने की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, वो हमें दर्द दुख नहीं देती हैं, और घुटने के जो लिगामेंट्स हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं। वो स्ट्रेंथ होंगे तो पेन नहीं होगा। पेन क्यों होता है कि वो खत्म हो जाते हैं, किसी कारण से मेडिसिन का प्रभाव भी हो सकता है, जीवन शैली का भी असर हो सकता है। तो जिस कारण से भी वो लचक नहीं रही है उनमें, तो उनके अंदर लचक उत्पन्न करने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूती देने के लिए, सुदृढ़ता देने के लिए हम ये अभ्यास कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं। अब आगे पैर को उठा करके एक और अभ्यास करेंगे घुटने के लिए ही। घुटने को ऊपर उठाएं और दोनों हाथों से नीचे से दोनों हाथों की ग्रिपिंग करें, कोहनी से ग्रिपिंग करें, और पैर को यथाशक्ति ऊपर उठाएं, ऐसे जितना उठा सकते हैं। पूरी सपोर्ट है हाथों से, और इनको हम ऊपर उठा रहे हैं। नीचे जो स्वस्थ हैं वो नीचे के ढंग से कर सकते हैं, और जो बैठ नहीं सकते जैसा हम कर रहे हैं कुर्सी पर बैठ करके, वो ऐसा अभ्यास कर सकते हैं। बार बार करेंगे तो हमारे जो नी की जो समस्याएं हैं, चाहे उसमें आवाज आती है या वायु रोग की वजह से, उसमें वात रोग की वजह से, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जरूरी नहीं है आप पहले ही दिन पूरा सीधा कर पाएंगे इसको, जितना भी कर सकते हैं इसमें मूवमेंट करना है, ऊपर नीचे यथाशक्ति, जो भी जितना भी आपके सामर्थ्य है कर सकते हैं। तो ये 10-10, 15-15 बार आप करें। इसके साथ मान लिया आपके डायबिटीज भी है, तो डायबिटीज के लिए हम अलग से भी करवाएंगे। और जो इस स्थिति के लोग हैं, दिव्यांग हैं या गलत की वजह से बैठ नहीं पा रहे, तो वो आसन कुर्सी पर बैठ करके डायबिटीज के लिए भी कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले जैसे हम बैठ के पवन मुक्त आसन करते हैं, अब यहाँ कुर्सी पर बैठे हुए ही घुटने को मोड़ करके हम छाती पर दबाएंगे। इसमें करना क्या है, जैसे हम घुटना छाती की तरफ लाते हैं तो श्वास को बाहर निकालना है। बाहर निकाल करके छाती पर दबाइए, उसको दोनों हाथों से दबाव डालें, और गर्दन कमर को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचे और छाती पर दबाएं। थोड़ा होल्ड करें और धीरे से छोड़ दें। यही प्रक्रिया हम दूसरे पैर से करें। इसी प्रकार मोड़ा, श्वास छोड़ते हुए छाती की तरफ हम ले। जो घुटना है वो कंधे और छाती के जो साइड है उसके बीच में लगभग लगाए, दबाएं थोड़ा सा। तो 2-3 बार बारी बारी से एक एक पैर से हम इसका अभ्यास करेंगे। और जब आप आराम से सहज अनुभव करें तो दोनों पैरों से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कुर्सी स्थिर रहे, उसमें उस अवस्था तक करना है, गिर भी सकते हैं, इसलिए सावधानी से करें। अब हमने जैसे डायबिटीज का नाम लिया, डायबिटीज और कमर दर्द लगभग कई बार इकट्ठे भी होते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन बॉडी की एक नहीं होती। मान लिया आपको मोटापा है, डायबिटीज भी है, कमर दर्द भी है, तो ये बहुत सारी व्याधियां एक साथ भी हों तो क्या करें। तो जैसे डायबिटीज के लिए हम ये नीचे लेट करके बच्चे करते हैं, रीढ़ की हड्डी के व्यायाम आदि करते हैं, जो भी आसन करते हैं पहले प्रोटोकॉल में। यहाँ क्या करना है, हमने मुड़ना है, ट्विस्ट करना है। क्यों ट्विस्ट करना है? क्योंकि जो मधुमेह का समस्या है उसका कारण है हमारा जो पैनक्रियाटिक ग्रंथि है, जो आग्नाशय है, वो ठीक ढंग से काम नहीं करता। उसमें से इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है, एक रस निकलता है, जो हमारे शरीर के शुगर लेवल को चेक करता है, कंट्रोल करता है। तो वो कम निकलेगा तो भी समस्या है, और वो अगर ठीक निकल रहा है और हमारी सेल लेवल पर वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो भी डायबिटीज रहेगी, शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। तो इसमें हम एक जो बैठ नहीं पा रहे हैं वो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे बेड के नीचे ऐसे भी कर सकते हैं,
और जो नीचे नहीं बैठ सकते वो ऊपर बैठ करके कुर्सी की बाजू पकड़ के ट्विस्ट करें जितना यथाशक्ति, पीछे की तरफ देखें तो रोकें, कुर्सी को हम ऐसे हाथ से पकड़ करके पूरा खिंचाव इसमें बन सकते हैं, जैसे नीचे बच्ची कर रही है इतना ही खिंचाव हम अपनी कमर में ला सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रंक पोर्शन है, जो मध्य भाग है, पेट के अंदर ऊपरी भाग में पैंक्रियाटिक ग्रंथि है, जब उस पर दबाव पड़ेगा, हो सकता है किसी ब्लॉकेज के कारण वो सक्रिय ना हो पा रही हो, तो इस अभ्यास से हम उसको सक्रिय कर सकते हैं। तो हमने इसके बाद हमारी जो समस्या है वो है गर्दन की। अब नीचे बैठ के भी गर्दन के व्यायाम कर सकते हैं और कुर्सी पर बैठ करके भी कर सकते हैं। जो नीचे नहीं बैठ सकते तो हाथों के व्यायाम कैसे करें? दोनों हाथों को बराबर में उसी तरह स्ट्रेच करिए, दोनों हाथों को बराबर में, और पूरा जोर से उंगलियां खोलिए पूरी, और ब्रेक करिए, पूरा दबाव डालिए उंगलियों पर। कोशिश करें जब अंदर सांस लेते हैं उसको बंद करें और थोड़ा रोकें उसको, ताकि प्राण शक्ति उस यथास्थान पर पहुंचे। और वहां अगर कोई आर्थराइटिस वगैरह की वजह से कोई जॉइंट में समस्या है तो वो ठीक हो जाएगी। इसी तरह दोनों हाथों से आप 4-4, 5-5 बार करें और अब मुट्ठी बंद करके इसको वहीं घुमाएं। हमारी जो कलाई की मांसपेशियां हैं वो भी ठीक बनेंगी। तो इस प्रकार हम अभ्यास करते हुए अपने शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनको टर्न अप कर सकते हैं, उनको सक्रिय कर सकते हैं। उनको जैसे हम मूवमेंट करेंगे तो वहां जहां मूवमेंट हो रहा है वहां रक्त का संचार बढ़ेगा, टॉक्सिन बाहर निकलेंगे, वो अंग के जिस कारण से वो जो रुकावट है उसके कारण निष्क्रिय हो गया है, तो ये हम अभ्यास के द्वारा उसको सक्रिय कर सकते हैं। अब अगला अभ्यास करेंगे, इसी को अभ्यास को आगे करके भी कर सकते हैं। इसमें फ्रंट में करें, घुमाएं हाथों को दोनों तरफ से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 4-4, 5-5 बार घुमाएंगे तो ये हमारी पूरी बाजू और कंधे तक, जिसको स्पॉन्डिलाइटिस है उसको भी इसमें लाभ मिलता है। अगला अभ्यास करेंगे, हमने कंधों पर रखे दोनों हाथ, दोनों उंगलियों को कंधों पे लगा करके, और पहले आगे से पीछे की तरफ, क्योंकि हम आगे की तरफ तो प्राय झुके ही रहते हैं। गर्दन के दर्द उनको ज्यादा होते हैं जो बैठ के काम करते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं और लगातार बैठे रहते हैं, सारा दिन एक स्थिति में हमारी गर्दन की मांसपेशियां रहती हैं, तो उसके कारण जो पीछे की मांसपेशियां गर्दन की वो खिंच जाती हैं, ओवर स्ट्रेच हो जाती हैं और वहां रक्त संचार कम हो जाता है। नर्वस सिस्टम भी जो वहां सक्रिय, क्योंकि टॉक्सिन बढ़ जाएंगे तो नर्वस सिस्टम भी हमारा सक्रियता के साथ काम नहीं करेगा। इस कारण से हमारी जो गर्दन का जो स्पॉन्डिलाइटिस जिसको रोग बोलते हैं वो प्राय इसी कारण से होता है कि हमारी जो जीवन शैली है बैठने की और आगे झुके रहने की, ज्यादा काम करने की, पढ़ने के समय, क्योंकि जब हम ज्यादा समय तक लगाएंगे और उस अवस्था को नहीं बदलेंगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं, रोटी बनाते समय उसको बदलते हैं ताकि उसमें वो जले नहीं, क्योंकि हीट ज्यादा होगी जल जाएगा। इसी प्रकार हमारा जब शरीर एक अवस्था में रहता है तो वहां की मांसपेशियों के अंदर रक्त संचार की समस्या आती है और वो नर्वस सिस्टम भी सक्रियता से वहां काम नहीं करता है, इसलिए गर्दन के दर्द होते हैं। तो ये हम जैसे आगे से पीछे, पीछे से आगे, इस प्रकार 4-4, 5 बार करेंगे तो हमारी जो ये कंधे की जो मांसपेशियां हैं ये स्टिफ नहीं रहेंगी, ये रिलैक्स हो जाएंगी। छोड़ दीजिए, अगला अभ्यास करेंगे। अब अपने हाथ से एक हाथ को नीचे की तरफ करिए, दूसरी हथेली से ऊपर उठाइए और कंधे की मांसपेशियों से एक मसाज कीजिए, एक्यूप्रेशर कीजिए, कंधे की मांसपेशियों को दबाइए उंगलियों से, कंधे की मांस गर्दन तक, कंधे से लेकर के गर्दन तक ऐसे उंगलियों का एक प्रेशर बनाएंगे इसके ऊपर, ताकि ये हमारी जो गर्दन की मांसपेशियां रिलैक्स हो जाए।
दोनों तरफ से, दोनों हाथों से बारी बारी से अपने आप ही इसको कर सकते हैं। जब दबाएंगे तो आपको रिलीफ महसूस होगा। और इसमें एक और ऐड कर सकते हैं, जैसे हाथ से यहां से शुरू करें, हाथ के पूरे कलाई से हाथ लेकर के धीरे धीरे दबाते जाएं, एक्यूप्रेशर हो जाएगा। जो ब्लॉकेज है, जो रुकावट है मांसपेशियों में और ब्लड वेसल्स में, वो चाहे आर्टरीज की है चाहे वेन की है, वो खुल जाएगी का कोई ब्लॉकेज है। क्योंकि एक्यूप्रेशर का सिद्धांत भी यही है कि जो हमारे जो स्टिफनेस है उसको कम करता है, सॉफ्टनेस आएगी मसल में। इसी प्रकार दूसरी बाजू को इस दबाते हुए इसको कहां तक ले जाए, जहां हमने पहले उंगलियों से एक्यूप्रेशर किया है वो वहां तक दबाएं, धीरे धीरे दबाएं, आपको रिलीफ महसूस होगा। इसके बाद दोनों हाथों को आराम से नीचे की तरफ करके और गर्दन की एक्सरसाइज क्या और करेंगे, धीरे धीरे श्वास भरते पीछे की तरफ ले जाए। यथाशक्ति जब कुर्सी पर बैठे हम तो कमर अच्छी से कुर्सी के पीछे लगे हुए है और बाजू को हाथ से सपोर्ट दे करके, ताकि हिले नहीं, झटका नहीं लगे, धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाए। इस अवस्था में कोशिश करें सांस अंदर रोके रखें और फिर धीरे धीरे जितनी धीमी गति से लाएंगे उतना ज्यादा गर्दन की मांसपेशियों को लाभ है। और आगे खिंचाव डालें। जिनको ज्यादा दर्द है वो ठोड़ी को ज्यादा टच करने की कोशिश ना करें, पीछे वाला, क्योंकि दर्द हमेशा हमारा आगे झुकने की वजह से ही होता है। तो स्पॉन्डिलाइटिस वालों को समस्या ये रहती है, जब वो आगे झुकते हैं तो ज्यादा उनको कठिनाई होती है। तो हम आगे कम झुकें और पीछे की तरफ उसी तरह सांस लेते हुए ज्यादा झुकें और झुके ले जाएं धीरे धीरे। फिर यथाशक्ति रोकने के बाद धीरे धीरे गर्दन को आगे लाएं। इस प्रकार आप आंखें बंद करके बड़े आराम से आनंद लेते हुए और अंतर मन से जुड़ करके, क्योंकि योग और व्यायाम में मूल अंतर यह है कि योग का अभ्यास हम अपने अंदर की जो चेतना है उससे जुड़ करके करते हैं, जबकि अन्य व्यायाम में हमारा जो टारगेट है वो आउटसाइड होता है। यहाँ हम अंतर मन से जुड़ते हैं और योग कहता भी यही है कि हमारा जो रूपांतरण है व्यक्तित्व का वो आंतरिक है, बाह्य नहीं, आंतरिक है। कि अंदर की शक्तियों को हम जानें, उनका चेतन शक्ति उनसे जुड़ें। तो 3-4 बार इस प्रकार ये आप गर्दन का व्यायाम कर सकते हैं। अब एक और व्यायाम करेंगे गर्दन के लिए ही। दोनों हाथों को पीछे ले जाइए, कंधे को पकड़िए, देखिए कंधे को कैसे रखना है। हथेली पूरी शोल्डर को टच है। इसी प्रकार दूसरे को ले आइए, दोनों बाजुओं को पीछे से ऐसे लगाएं, गर्दन कमर को सीधा करें, खिंचाव डालें। पीछे पीछे की स्थिति क्या बनती है, हाथों की देखिए, दोनों हाथ पीछे हैं, कंधे से पकड़े, गर्दन सीधी की, पूरा श्वास अंदर है, रोके रखा। जितना आराम से रोकेंगे आप करते हुए अपने आप आनंद अनुभव करेंगे। रिलैक्स मसल्स को, जो गर्दन का दर्द है उसको बड़ा आराम अनुभव कर पाएंगे। ऐसा थोड़ी देर रोकेंगे, 4-5 बार हम इस अभ्यास को कर सकते हैं। अब थोड़ा सा रिलैक्स रखते हुए दोनों कोहनियों को, कलाई को पकड़िए, कलाई से पकड़ के और दाएं बाएं खींचना, एक तरफ स्ट्रेच करना पूरा, दाएं बाएं खींचिए, ये नहीं देखिए ऐसे, यहाँ से तो खींचो इस एक तरफ, ये गर्दन के पीछे कोहनी आ जाएगी, गर्दन के पीछे कोहनी आएगी, पूरा खिंचाव डालना है। दूसरी तरफ इस तरह से 4-5 बार करेंगे तो हमारी जो नेक मसल्स है वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगी और हमें बहुत आराम इससे मिलेगा। इसी क्रम में अगला अभ्यास,
इसमें क्या करना है कि हमने दोनों हाथों को गर्दन के पीछे रखना है। दोनों हाथों को बारी बारी से गर्दन के पीछे रखिए। हथेली पूरी अच्छी तरह से गर्दन के पीछे रख के दोनों हाथ गर्दन कमर सीधी करें। छोड़ दीजिए, ऐसे भी 3-4 बार करेंगे। अब हथेली को पूरे अपनी गर्दन के पीछे लगा दीजिए। एक हाथ की हथेली पूरी लगाई, फिर दूसरी उसके ऊपर रख दी और गर्दन कमर को सीधा किया। अब यहाँ क्या करना है कि हमने सांस भरना है और कोहनियों को फैलाना है बाहर की तरफ। पूरा सांस अंदर भरो। अब सांस छोड़ते हुए कोहनी को आगे की तरफ ले जाओ, सामने जाओ और दबाव महसूस करो। और दबाव आप क्या महसूस करना है कि हम हथेली से दबाव डाल रहे हैं आगे की तरफ और गर्दन से दबाव डाल रहे हैं पीछे की तरफ। ना तो गर्दन हिलनी है और ना ही जो हाथ की स्थिति है वो ज्यादा हिलडुल होगी। ऐसे थोड़ा रिलैक्स करने के लिए फिर सांस लेने के लिए सांस छोड़ दीजिए। सांस छोड़ते हुए खोलिए और फिर सांस भरते हुए फिर दबाव डालिए। उसी तरह से पूरा दबाव डालेंगे हम गर्दन की मांसपेशियों में। 4-5 बार हम ऐसा करेंगे नियमित रूप से, तो निश्चित रूप से जो हमारी स्टिफनेस है गर्दन की वो कम होगी। धीरे धीरे अभ्यास करने से कम होती जाएगी। छोड़ दीजिए। अगला अभ्यास। अब आराम से बैठे हुए, कुर्सी पर बैठ करके भी नीचे बैठे बैठे गर्दन के 2-3 चक्कर लगाने हैं क्लॉकवाइज। क्या करना है, कंधे को टच करते हुए, दोनों कंधों को टच करते हुए धीरे धीरे, झटका नहीं लगना है। ये अभ्यास तब कर पाएंगे जब आपका गर्दन का दर्द ठीक होते होते एक ऐसी अवस्था पे आ जाएगा कि जहां आराम से आप इसको कर सकते हैं। जब आपको एक्यूट पेन है और ज्यादा लंबे समय से चल रहा है, क्रोनिक हो चुका है, तो आप इस अवस्था का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। आप उससे पहले के जो एक्सरसाइज की हैं वो करते करते धीरे धीरे इस कर्म को बढ़ाएंगे तो गर्दन की हमारी जो समस्या है उसमें निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा। 4-5 बार क्लॉकवाइज किया और धीरे धीरे 4-5 बार एंटी क्लॉकवाइज, ये अभ्यास गर्दन का हमने। तो ये हमने गर्दन की समस्या के लिए अभ्यास किया। जो व्यक्ति आराम से बैठ करके कर सकते हैं नीचे कर सकते हैं, जो नीचे नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पर बैठ करके इनका अभ्यास कर सकते हैं। अगली जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है कमर की। कमर के दर्द भी हमारे समाज में माताओं को, बहनों को और भी ज्यादा है। दफ्तरों में बैठने के कारण वाले या किसी कारण से झटका लगने के कारण या किसी दवाई आदि के दुष्प्रभाव के कारण कमर में दर्द भी बहुत ही सामान्य एक समस्या है। और मैं ये कहूँगा कि हर 6ठा व्यक्ति अगर डायबिटीज है हमारे देश का, तो 7वां-8वां व्यक्ति कमर दर्द से भी पीड़ित है। कोई कम है, कोई ज्यादा है। और ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती हुई इस लेवल तक आ जाती है कि डॉक्टर कहते हैं कि 4-5 नंबर में आपकी डिस्क जो है वो खत्म हो गई है, वो घिस गई है और आप जब रगड़ लगती है तो आपको दर्द होता है। तो उस अवस्था में हम क्या करें? कमर दर्द के लिए योग में क्या कर सकते हैं? लेट जाइए बेटे, आप लेट जाइए। कमर के दर्द, दोनों पैरों को मोड़ें। अब देखिए, जो कमर के दर्द वाले हैं दोनों पैरों को ऐसे मोड़ेंगे, हाथ बराबर में हैं, तो हमारी जो बैकबोन है वो जमीन से टच करेगी। अगर हम पैर सीधे रखेंगे तो वो जमीन को टच नहीं करेगी। इस अवस्था में हमारा जो रीढ़ की हड्डी सीधी होगी तो जो पेन हमें अनुभव हो रहा है आउटर साइड बल्जिंग की वजह से या इन साइड कर्व बढ़ने की वजह से वो नहीं होगा। दबाव महसूस करें और दबाव के लिए और भी दबाव हम डालने के लिए क्या करेंगे? एक पैर कोण मुक्तासन इसमें करेंगे। बारी बारी से
पाउंड। इसको हम जो नीचे नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पर बैठ करके भी थोड़ा सा अभ्यास इसका कर सकते हैं। ऐसे मोड़ करके छाती के साथ लगाएं, क्योंकि कमर दर्द वाले के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य अवस्था है कि कमर को जो हमेशा सीधा रखने की कोशिश करनी है। कुर्सी पर बैठे, जमीन पर बैठे, तो सीधा जितना रख सकेंगे उतना ज्यादा हमें दर्द कम होगा। इसी प्रकार दूसरे पैर से। अब जो सामान्य पवन मुक्त आसन है, हम उसमें पैर सीधा करते हैं तो हमारा जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो लोअर लंबर जो एरिया है उसके अंदर एक कर्व बना रहता है। वो जब तक जमीन पर पूरा नहीं टिकेगा, दबाव नहीं डलेगा जैसे इसमें डल रहा है, तब तक उसमें हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर हम इसका बार बार खड़े रहने के कारण, लगातार बैठने के कारण जो ये समस्या आती है, या किसी झटका लगने के कारण, तो ऐसा अभ्यास करते हुए हम उसमें निश्चित रूप से बहुत अधिक लाभ अनुभव करते हैं। ऐसा नियमित योग के अभ्यास से, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसे नहीं आई हैं कि अचानक हमारे ऋषि मुनियों ने इनके ऊपर बहुत अधिक अध्ययन किया है और तब आसनों के नाम उन्होंने ये सजेस्ट किए। इस प्रकार फिर जब आप थोड़ा सा और आराम, जब आपको क्रॉनिक दर्द होगा, बिल्कुल बहुत अनबियरेबल होगा, तो आप इस अवस्था के अंदर तो लेट सकते हैं, लेकिन आप पवन मुक्त आसन करेंगे तो भी आपको दिक्कत होगी। तो जब आपका धीरे धीरे अभ्यास थोड़ा सा हो जाएगा तो आप इसको बढ़ाते हुए दोनों पैरों से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, पवन मुक्त आसन। छोड़ दीजिए। इसमें ध्यान यही रखना है, जब हम घुटने छाती की तरफ जाते हैं तो सांस बाहर होता है और यथाशक्ति रोकने के बाद फिर हम सामान्य रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे, क्योंकि कमर दर्द का अभ्यास हम कर रहे हैं, तो कमर की हमने एक एक्सरसाइज की। अब दोनों टांगों को उसी तरह से मोड़िए। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। इसमें दोनों हाथों को बराबर में ले आइए, सीधे हो गए, हथेली जमीन की तरफ है, दोनों पैर मिले हुए हैं। अब धीरे धीरे घुटने दाएं और गर्दन को बाएं धीरे धीरे एक ट्विस्ट बनाएंगे, ट्विस्टिंग पोजीशन बनाएंगे। मरकट आसन बोलते हैं इसको, या रीढ़ की हड्डी के व्यायाम एक्सरसाइजेज हैं ये। अब इस अवस्था के अंदर देखिए, जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो ट्विस्ट हो रही है और वो फ्लेक्सिबल है, लेकिन हमारी किसी गलत अभ्यास के कारण वो ट्विस्ट नहीं हो पा रही है। अब जैसे मैडम कर रही हैं, कुर्सी पर बैठ करके भी इसी ट्विस्ट को हम पैदा कर सकते हैं। बारी बारी से धीरे धीरे झटका लगाए बगैर दो तीन बार ऐसे दोनों साइड करेंगे। चेंज करिए दूसरी तरफ। इसी प्रकार ये मरकट आसन का पहला अभ्यास करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो जो कमर की मांसपेशियां हैं उनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है, खिंचाव पड़ता है। अगर खिंचाव पड़ेगा तो वो अंग जो है लाइट आवाज पूरा खिंचाव अनुभव करें। ये खिंचाव अनुभव करें और फिर इसको रिपीट करें। दो तीन बार इसको करेंगे। कुर्सी पर बैठ करके भी ट्विस्टिंग करनी है कमर। अब इसी अभ्यास को हम पैर खोल के करेंगे। थोड़ा पैर खोलिए। पैर इतना खोलना है कि एक पैर का घुटना दूसरे पैर के पंजे के पास लग जाए और उसी क्रम को इसमें रिपीट करिए। इसमें वही है, इसमें पहले पैर मिला करके इसमें और ज्यादा खिंचाव पड़ता है। जो हमारी जो कमर की मांसपेशियां स्टिफ हो गई, सख्त हो गई है और उनमें संवेदनता नहीं रही है, तो भी आपको ये अभ्यास करते हुए आनंद भी आएगा और उसमें दूसरी तरफ भी करें। दो तीन बार कर सकते हैं। छोड़ दीजिए।
अब एक पैर को सीधा कर दीजिए, बाएं पैर को सीधा कर दीजिए और थाई के ऊपर पूरे तलवे को टिका दीजिए आराम से। अब उसी प्रैक्टिस को कोशिश करें, ये जो घुटना है ये जमीन पर टिक जाए तो सीधे वाल पैर की तरफ और गर्दन दूसरी तरफ जाए। इसमें जो खिंचाव पड़ेगा वो पहले 2 से भी ज्यादा पड़ेगा। और जितने हमने आज तक कमर दर्द वाले जो पीड़ित लोग थे उन पे इनका अभ्यास करवाया है, ये तीनों ही अभ्यास बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध हुए हैं। और जब बैठ ही नहीं सकते थे और थोड़ा सा उठते ही सीधा होते ही उनको दर्द होता है, इनके करने से उनको बहुत अधिक एक आनंद की अनुभूति होती है और कुछ ही दिनों के अंदर वो बड़ा रिलैक्स महसूस करने लग जाते हैं। इसी प्रकार 2-3 बार ये करके फिर दूसरे पैर से भी रिपीट करेंगे इसको। पूरा खिंचाव अनुभव करें, बस ध्यान ये रखें झटका नहीं लगने देना है। बहुत आराम से सहज भाव से मन से जुड़ करके और ये महसूस करें कि जहाँ दबाव पड़ रहा है वो दर्द ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। ऐसे मन में दोहराइए इस भाव को, क्योंकि ये भाव अगर दोहराएंगे तो जहाँ विशेष पेन है वो अपने आप ही आपको कम होता अनुभव होने लग जाएगा। छोड़ दीजिए। इस प्रकार दोनों तरफ से आप 2-2, 3-3 बार जैसा सामर्थ्य है, जैसा आपके पास समय है, इसका अभ्यास करते हुए आप जो कमर की समस्या है उसके अंदर कुछ राहत अनुभव कर सकते हैं। अब इसके अलावा कमर के 1-2 और आसन और हैं, जैसे उत्तान पाद आसन। दोनों पैरों को मिलाइए। उत्तान पाद बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठाना है, धीमी गति से उठाना है और जमीन से लगभग आधा फुट ऊपर, ज्यादा ऊपर में लाभ नहीं होता है। एक ऐसी अवस्था आएगी, उठाते जाएंगे तो जब आप उठा करके नीचे की तरफ लाएंगे तो एक जो हमारी रेक्टस मसल्स है पेट की, एक अवस्था पर वो ज्यादा खिंचाव अनुभव करेंगे। बाहर रोकना, नीचे लाइए, थोड़ा और नीचे लाइए और नीचे लाइए। ऐसा स्थान जमीन से केवल आधा फुट ऊपर है जहाँ ज्यादा खिंचाव पड़ता है पेट की। पेट के लिए भी अच्छा है और कमर दर्द के लिए भी ये अच्छा अभ्यास है। इसको हम 2-3 बार अभ्यास कर सकते हैं। नाम है इसका उत्तान पादासन। ये भी कमर दर्द में भी, पेट के समस्याओं के लिए भी, जिनको वायु विकार है, कॉन्स्टिपेशन, उसमें भी ये लाभकारी अभ्यास है। इस आसन से हम लाभान्वित हो सकते हैं। अब हम कुछ आसन और करेंगे जो डायबिटीज के लिए भी है और कमर दर्द के लिए भी। करवट लीजिए, बाएं करवट। बाएं करवट जैसे कमर दर्द वाले हैं वो विशेष ध्यान ये रखें, उन्हें सीधा नहीं उठना है और हमेशा कोशिश ये करनी है बाएं करवट लेकर के और धीरे धीरे जैसी अवस्था बेटियों ने बनाई हुई है इसी प्रकार हाथ आगे होगा, एक हाथ नीचे होगा और एक घुटना मुड़ा हुआ होगा। इस अवस्था में अगर आप लेट सकते हैं, सो सकते हैं, तो भी आपको ज्यादा रिलीफ महसूस होगा, गर्दन के दर्द में भी और कमर के दर्द में। अब घुटने को जितना आप कोहनी के नजदीक लाएंगे उतना ज्यादा रिलीफ आपको कमर दर्द में अनुभव होगा। बाजू को बेसिक इसको पूरा निकालना है, पीछे वाले को इसको नीचे ले आएंगे। ये एक ऐसा पोस्टर है जिसमें कमर दर्द वाले, क्योंकि सोते समय भी कमर दर्द करती है, तो क्या करें, बहुत असहनीय दर्द होता है। अगर हम इसी तरह से टर्न करके इस अवस्था के अंदर शरीर को ले आए तो ये बालासन कहलाता है। इससे बहुत ज्यादा रिलीफ आपको सोने में मिलेगा और जो आपकी कमर असहनीय दर्द के कारण आप नींद नहीं ले पा रहे हैं, इस अवस्था में लेकर के आप नींद का अनुभव भी कर सकते हैं। और जब आपकी आदत अच्छी पड़ जाएगी तो कमर दर्द वाले इस अवस्था में पूरे नींद का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो वापस ये आप दोनों साइड से कर सकते हैं, दूसरी तरफ से भी ऐसे ही करें। पेट के बल ही रहे। अब पेट के बल वाले आसन करने।
ये दूसरी तरफ से अभ्यास इन्होंने किया। इस प्रकार आप कोई ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं है, लेकिन हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो बहुत सहज अवस्था में, इस अवस्था में होती है। और वो जो दर्द है, जो खिंचाव के कारण हमें कमर के अंदर जो असहनीय दर्द है, वो इससे हमें कम भी होगा और हमें नींद जो रिलैक्सेशन है वो अनुभव होगी, पीड़ा कम होगी। क्योंकि पीड़ा कम करने के लिए हम प्राय दवाइयाँ लेते हैं जो हमारे बहुत सिस्टम्स को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, लीवर को नुकसान, किडनी को नुकसान। क्योंकि दर्द की जितनी ज़्यादा दवा आप खाएंगे, अंदर के ऑर्गन्स हमारे खत्म होते चले जाएंगे, उनका काम करने की शक्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए दर्द की दवाएं कम से कम लेनी चाहिए, ऐसे स्थिति में ही लें या डॉक्टर जी इस अवस्था में बताएं। अन्यथा कोशिश करें कि इस अवस्था के अंदर रिलैक्स करने की, सोने का प्रयास करेंगे तो आपको कमर दर्द में फायदा होगा। आप पेट के बल वाले 2 आसन और करेंगे जो डायबिटीज में भी लाभकारी हैं और कमर दर्द में और गर्दन के दर्द में भी लाभकारी। सबसे पहले जैसा हमने करवाया है सामान्य प्रोटोकॉल में भी, क्या करना है, दोनों हाथों को कमर के ऊपर ले जाइए और ग्रिप कर दिया, हथेलियों को मिलाकर के ग्रिप कर दें और कोहनी सीधी कर दें। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें, धीरे धीरे ऊपर उठें, झटका नहीं मारना है, आराम से जितना ऊपर उठा सकते हैं। अब ये पेटियों का तो अभ्यास, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है तो ये बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप जितना भी चाहे जमीन से 4 इंच आप उठा सकें सीधा। ज्यों ज्यों आप कोहनी पर दबाव डालेंगे अपने आप ही कंधे पीछे की तरफ खींचेंगे और गर्दन की मांसपेशियां रिलैक्स हो जाएंगी। ये हमारे स्पॉन्डिलाइटिस के लिए लाभकारी। रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। कुर्सी पर जो नीचे नहीं लेट पा रहे हैं, किसी कारण दिक्कत है, तो वो कुर्सी पर भी इस दबाव को कर सकते हैं। दोनों बाजुओं के ऊपर अपना हाथ रखिए और आर्क बढ़ा करके कोहनी का सपोर्ट दे करके गर्दन को पीछे की तरफ, जैसे मैडम कर रही हैं, ऐसे खिंचाव डालिए। रिलैक्स। अब हम भुजंग आसन भी करेंगे। भुजंग आसन भी जितना आप कर सकते हैं, इसमें ध्यान ये रखना है झटका नहीं लगने देना है। हथेली हमारे कंधे के नीचे है, कोहनी छाती के साथ लगी हुई है और थोड़ी जमीन के ऊपर है, पैर मिले हुए हैं। इस अवस्था में धीरे धीरे जितना आप आराम से गर्दन को ऊपर उठा सकते हैं उठाइए और श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाइए। कुर्सी पर बैठ करके भी वैसे ही पूरा सांस भरा और पीछे जितना आराम से रोक सकते हैं रोकिए और फिर धीरे धीरे गर्दन को आगे ले आइए। भुजंगासन को संपन्न करते हुए थोड़ी नीचे टिकाइए। इस प्रकार 3-4 बार अभ्यास जब करेंगे तो हमें गर्दन के अंदर बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। हमारा स्पॉन्डिलाइटिस का जो समस्या है गर्दन की, वो उसमें बहुत राहत मिलेगी और जो स्वस्थ व्यक्ति इसको करेंगे वो बचाव के लिए बचे रहेंगे, ये समस्या उनको नहीं आएगी। अब अगला अभ्यास करेंगे हम शलभासन, कमर के लिए। दोनों हाथों को, हथेलियों को नीचे जमीन की तरफ लगाते हुए आराम से थाइस के नीचे दोनों हाथों को ले जाएं, एड़ी पंजे सीधे करें। अब बारी बारी से हम एक एक पैर को उठाएंगे यथाशक्ति। दाएं पैर को उठाइए पहले सीधा। अब इसमें ये ध्यान रखें दाएं बाएं ट्विस्टिंग ना हो, जितना सीधा उठा सकते हैं। पंजा खींचा हुआ है, हथेली पे दबाव है और जो हमारा कमर है उसके ऊपर पूरी टांग के अंदर एक खिंचाव है। आगे की मांसपेशियां खींची हुई है और पीछे की रिलैक्स है, जो प्राय झटके के कारण उलट होती है। तो ऐसे सांस अंदर रोकते हुए ये ऊपर ले आए और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाए। दूसरे पैर से भी इसी प्रकार धीरे धीरे सांस भरते हुए यथाशक्ति। जब कमर का दर्द है तो बहुत आराम से इसको उठा सकते हैं और कोशिश करें चाहे आप 2 इंच ही ऊपर उठा सकें, ऊपर की तरफ खिंचाव डालना है। इसको आराम से उठा करके
3-4 बार कमर दर्द के अभ्यासी जो बहुत क्रोनिक जो सख्त दर्द है उसमें भी धीरे धीरे इसमें लाभ मिलेगा। और जब आपका अभ्यास अच्छा हो जाए और आपको पूरा ये विश्वास हो जाए कि मैं कर सकता हूँ, तो इसको दोनों पैरों से भी धीरे धीरे कर सकते हैं। ध्यान हमेशा ये रखना है, क्योंकि जो आपने धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा के इस अवस्था तक आए हैं तो कई बार झटका लग जाता है, फिर हम अवस्था उसी पुरानी अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो ये अभ्यास उसमें लाभकारी रहेगा। धीरे धीरे ऊपर ले जाना है। इस अवस्था में रोक करके थोड़ा करेंगे तो सांस अंदर रोका हुआ था। अब क्या होता है, जो नए अभ्यासी कई बार जब ऐसा करेंगे तो पिंडली की मांसपेशियां खिंच जाती, तो वो क्या करें, हाथ की पोजीशन वहीं रहेगी, पैरों को धीरे से मोड़िए और आगे पीछे इनको हिलाइए। ऐसा करेंगे तो जो हमारी जो काफ मसल है, पिंडलियों की जो मांसपेशियां हैं वो खिंच जाती हैं। ऐसा करने से वो रिलैक्स हो जाएगी और हमें और भी ज़्यादा आराम मिलेगा। इसमें कमर दर्द वाले एक और अभ्यास करेंगे। पैरों को सीधा करिए, दोनों मुट्ठियों को बंद करके और कमर के जहाँ पेन होता है, 4-5 वर्टिब्राज होते हैं, मुट्ठियां बंद करके दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, उसके ऊपर, और उनके ऊपर दबाव डालिए। पूरा मुट्ठियां नीचे की तरफ होंगी, पूरा दबाव डालो और दबाव डाल करके धीरे धीरे गर्दन और कमर को भी ऊपर खींचना है। और कोशिश करनी है, पहले गर्दन को ऊपर खींचेंगे, दबाव डालो ऊपर, जहाँ दबाव दर्द है वो दर्द वाली जगह पे, चाहे आप हथेली पूरा खोल के दबाव डालें और चाहे ऐसे मुट्ठी बंद करके दबाव डालना है पूरा। गर्दन उठाए तो गर्दन को भी फायदा होगा और कमर को भी फायदा होगा। और फिर जब ये करें तो गर्दन नीचे ले आए और इसी तरह से पैर भी ऊपर उठाने की कोशिश कर सकते हैं। दोनों पैर भी उठाएंगे मिला करके या अलग अलग से, दोनों पैर हथेली को दबाए रखें, उसको पैरों को भी ऊपर उठाएं जैसे अर्ध शलभासन में उठाते हैं। ऐसे भी आप रोक पाएंगे तो बहुत अच्छा अभ्यास है इनका। रोक पा रहे आपसे इतना नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करनी है इस दिशा में रिलैक्स। अब इसमें अभ्यास में हमने देखा कि हमने गर्दन के लिए, कमर दर्द के लिए अभ्यास किए। ये अभ्यास दोनों ही, क्योंकि जिनको कमर में दर्द होता है उनको धीरे धीरे डायबिटीज आदि व्याधियां भी घेर लेती है। तो ये हमें अभ्यास करके हम अपने आप को एक आत्मबल अपना विकसित कर सकते हैं कि हम बैठ भी सकते हैं और हम थोड़ा बहुत अभ्यास भी कर सकते हैं। अब अगला अभ्यास कमर दर्द के लिए एक और अभ्यास हम करेंगे। बेटियां कंधे के नीचे ले आइए। मार्जारी आसन, कमर दर्द के वालों के लिए ये आसन भी बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। दोनों पैरों को मार्जारी आसन, वज्रासन, वज्रासन की तरह मोड़ी, वज्रासन की स्थिति के तो दोनों घुटनों के ऊपर आइए। दोनों हथेलियां कमर के नीचे रहेंगी, कंधे के नीचे, और घुटने सीधे हो जाएंगे। मार्जारी आसन का अभ्यास हम करेंगे। ये आसन भी कैसे करना है देखिए। जब हम सांस छोड़ेंगे तो गर्दन नीचे जाएगी, कमर ऊपर उठेगी, और जब सांस अंदर भरेंगे तो ये ऊपर की तरफ उठेगी, और जब सांस छोड़ेंगे तो कमर नीचे जाएगी और गर्दन ऊपर की तरफ जाएगी। ये सांस भरने की अवस्था में ऐसे धीरे धीरे सांस भरा, गर्दन ऊपर आई, कमर कहाँ गई, नीचे की तरफ। जब सांस छोड़ना है तो धीरे धीरे कमर को ऊपर की तरफ और सिर को हम छाती की तरफ ले जाएंगे, नीचे की तरफ पूरा खिंचाव डालेंगे, पूरा भराव बढ़ाएंगे। आपने देखा होगा कि कुत्ते बिल्ली जब वो तैयार होते हैं चलने के लिए, उठने के लिए, तो प्राय इसके अंदर वो अभ्यास करते हैं। उस पर कमर को उठाओ, थोड़ा ऊपर, कमर उठिए, कमर को ऊपर। इस अवस्था में हमारा सांस बाहर है। अब धीरे धीरे फिर सांस भरते हुए कमर नीचे और सिर ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ खिंचाव डालना है। ये अवस्था शरीर की आएगी। ये भी कमर दर्द वाले के लिए भी, गर्दन दर्द वालों के लिए भी एक रामबाण है।
और इससे जितना लाभ हुआ है अन्य किसी एक्सरसाइज से उनको लाभ नहीं हुआ है। ये बहुत ही लाभकारी आसन है, मार्जारी आसन, यानी कि बिल्ली। इस अभ्यास के कर करके हमारी अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें लचक उत्पन्न, क्योंकि उसको बहुत दौड़ना भी है, बचाव करना, उछल कूद करनी है, तो रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत होती है इस अभ्यास के द्वारा उसकी कि वो हर दिशा में मुड़ सकती है और कितना भी तगड़ा जंप लगाए उसके जड़ की जो वर्टिब्रास की डिस्क को कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये अभ्यास भी हम अपने इस जो कर्म है, अभ्यास कर्म है, इसमें सम्मिलित करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा लाभ होगा। बैठ जाइए। अगला अभ्यास करेंगे हम डायबिटीज वालों के विशेष रूप से। वज्रासन में बैठिए, सुखासन में बैठ जाइए, पुष्पा सुखासन में बैठिए। मंडूकासन, जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो शुक्रासन में बैठ जाए, कोई बात नहीं दिखेगा। तो ये मंडूकासन में क्या करना है, मुट्ठियों को बंद करना है, ऐसे अंगूठा अंदर और उंगलियों को बंद करके मुट्ठी ऐसी बनानी है, दोनों को मिलाइए ऐसे, ये इंटरलॉक टाइप की स्थिति आ जाएगी। सांस धीरे धीरे से निकालिए, पेट को थोड़ा सिकोड़िए और पूरा दबाव डाल दीजिए, दोनों हथेलियों का दबाव डालेंगे पूरा, और सांस निकालते हुए आगे की तरफ झुक जाए। जिनको कमर का दर्द है वो आगे नहीं झुक सकते। ये सिर्फ डायबिटीज वालों के लिए जो झुक सकते हैं और डायबिटीज से पीड़ित हैं, डायबिटीज ज़्यादा है, मधुमेह ज़्यादा है, वो नियमित रूप से इसका अभ्यास करेंगे तो हमारी जो आग्नाशय जो पैनक्रियाटिक ग्रंथि है वो सक्रिय होगी। अगर उसमें किसी प्रकार की रुकावट है, इंसुलिन नहीं बन रही है, नहीं निकल रही है, तो वो उस दबाव के कारण हो सकता है जो हमारे जो उसके जो पार्ट्स हैं हमारे पैनक्रियाटिक ग्रंथि के, वो उन पर दबाव के कारण वो सक्रिय हो जाएंगे, उनमें जो व्याधि है वो ठीक हो जाएगी, वो सशक्त हो जाएगी, तो वो हमारे जो शराब है उसको सामान्य गति दे सकती है, कम निकलता है रस, तो ये लाभकारी होगा। क्योंकि डायबिटीज कई प्रकार की होती है। फिर अभ्यास करें। जो डायबिटिक जेनेटिक है, जो ए टाइप की डायबिटीज है, उसमें के रोगी भी अगर इसका अभ्यास करेंगे तो वो ठीक तो भले ही ना हो, लेकिन उसका जो स्तर है वो मेंटेन रह सकता है, वो एक सामान्य अवस्था तक रह सकता है, लगभग सामान्य रह सकता है, छोड़ दीजिए। और दूसरा डायबिटीज, जो दूसरा कारण है बी टाइप की डायबिटीज में, पहले तो कम इंसुलिन निकलता है, तो जब हम दबाव डालेंगे तो वो जो सिक्रीशन है, जो स्राव हो, सामान्य हो सकता है। दूसरा क्या होता है कि हमारे सेल लेवल पे वो जो ग्लूकोज अंदर जानी चाहिए मेटाबॉलिज्म के लिए वो नहीं जा पाती, क्योंकि उसके अंदर जो इंसुलिन की मात्रा है वो कम है, और इस कारण से वो सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए एंटर नहीं हो पाती, उसका एक तरह से वीजा नहीं लग पाता, तो वो एंटर नहीं हो पाती। तो ये कारण भी है। जब हम ये इतना हलचल करेंगे शरीर में तो वो मांसपेशियां भी सशक्त बनेगी, और जो हमारा जो मेटाबॉलिज्म के लिए, जो ऊर्जा के लिए हमें जो ऊर्जा के लिए जो हमारा जो भोजन है वो जो सेल लेवल पर जाएगा, वो तभी जाएगा, वो सशक्त होंगी, और इंसुलिन जो घुला हुआ है उसको अंदर ग्रहण कर सकेगी, तभी मेटाबॉलिज्म काम करेगा और तभी हमारा शुगर का लेवल भी कम आएगा। जो हमारा, क्योंकि ये सारे जो व्याधियां हमने चाहे कमर दर्द की गिनी है, चाहे हमने डायबिटीज की गिनी है, ये हमारी जीवन शैली का दुष्परिणाम है। हमने जो जीवन शैली बहुत आरामप्रस्त बना ली है, मेहनत नहीं करते हैं, सैर नहीं करते हैं, खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये बहुत सारे कारण हैं जिन कारण से हमारे गर्दन कमर के दर्द होते हैं। और बहुत बड़ी आबादी हमारे देश की डायबिटीज से प्रभावित है, ग्रस्त है। अरबों खरबों की दवाइयाँ खर्च हो रही हैं, लेकिन फिर भी दवाई करने के बाद, इलाज करने के बाद, चाहे एलोपैथी से करें, आयुर्वेद से करें, किसी भी पैथी से कर रहे हैं, फिर भी रोगी बढ़ रहे हैं। तो ये सहायक हो सकता है
अगर हम इसको अपने दिनचर्या में सम्मिलित करें। डायबिटीज वाले एक अभ्यास और करेंगे, वो है कपालभाति। कपालभाति यद्यपि एक शुद्धि की क्रिया है, लेकिन जब हम इसका अभ्यास करते हैं, जैसे हमने पहले जो सामान्य प्रोटोकॉल है उसमें भी कपालभाति का अभ्यास किया है, तो कपालभाति काम क्या करती है, कैसे करनी चाहिए, ये बहुत सारे लोग ठीक ढंग से नहीं कर पाते। इस कारण से बहुत सारी जो लाभ जितना मिलना चाहिए अभ्यास के बाद वो नहीं मिल पाता। अब इसमें क्या किया इन्होंने, गर्दन कमर सीधी है, हथेली जो है घुटने के ऊपर रखी हुई ताकि एक आरक बन जाए और कमर के अंदर कोई झटका ना लगे। झटका नहीं लगेगा तो हमारे जो कमर दर्द आदि भी है तो उसमें हमें नुकसान नहीं होगा। कंधे रिलैक्स हैं, चेहरे की मांसपेशियां रिलैक्स हैं। अब हम जोर से पूरा धीरे धीरे लंबा खींच के सांस को बाहर निकाल दीजिए। आपको अनुभव हो जाएगा कि सांस कैसे निकालना है। सांस को पूरा बाहर निकालिए धीरे धीरे। सांस को बाहर निकाला तो आप देखेंगे कि पेट कंट्रैक्ट होता है। फिर इस रिदम को बढ़ा करके आप बार बार करिए। सांस को बाहर निकालिए, बार बार सांस वैसे बाहर। और दूसरी प्रक्रिया इसमें यह भी है, सांस पेट को आप धक्का मारेंगे, अंदर की तरफ छोड़ेंगे तो भी सांस बाहर निकले। इनमें से जो भी आपको सहज है वो आप करिए। करना क्या है, श्वास को बार बार बाहर निकालना है, बाहर फेंकना है। जब इस प्रक्रिया को निरंतर करेंगे तो पेट थोड़ा सा सिकुड़ेगा, फिर क्योंकि सांस लिया जाएगा उस पर ध्यान हमने नहीं देना है। हमने ध्यान देना है सांस छोड़ने पर। लगातार छोड़िए, छोड़ते रहिए और कोशिश करें कि नासिका के अंदर ज्यादा आवाज ना आए, क्योंकि नासिका में ज्यादा आवाज आएगी तो फ्रिक्शन होगा और हमारा जो रक्त का जो तापमान है वो बढ़ेगा। बढ़ना नहीं चाहिए, बढ़ेगा तो अन्य समस्याएं भी होती हैं, एसिडिटी बढ़ेगी, अल्सर आदि की समस्याएं हो सकती हैं। तो बड़े सहज भाव से, क्योंकि आवाज तभी आएगी जब हम मांसपेशियों को सिकोड़ेंगे। अगर सिकोड़ेंगे नहीं, चेहरे की मांसपेशियां रिलैक्स होंगी और नॉस्ट्रिल भी रिलैक्स अवस्था में रहेगा तो आवाज निकलेगी ही नहीं। सहज भाव से आवाज निकलनी चाहिए। पूरा बार बार करिए और इसकी गति इतनी रखिए कि 1 मिनट में ये 60-70 ही रहे। और उसका अभिप्राय यह है कि 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, यानी कि सांस अपने धक्के से बाहर निकाले। अब कई व्यक्ति ऐसा अभ्यास करते हुए ये भी कर रहे हैं कि उनको पता नहीं लग रहा है कि सांस बाहर निकल रहा है कि अंदर लिया जा रहा है। तो ये चेक करने के लिए अपनी हथेली को नासिका के अंदर आगे ले आइए, जैसे मैंने किया हुआ है। हथेली नीचे की तरफ है और हथेली का जो ऊपरी भाग है उस पर देखिए, जब सांस आप बाहर फेंक रहे हैं तो वो लगना चाहिए इसके ऊपर। तो ऐसे आवाज रहित अभ्यास आपने करना है। आपने ये चेक कर लिया कि सांस पूरा इन दोनों के ऊपर लग रहा है तो आप फिर सामान्य अवस्था में ले आइए और इसको फिर अभ्यास को निरंतर कीजिए। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, फिजियोलॉजी शरीर की क्या हो रही है। श्वास को बाहर निकाल रहे हैं, हमारे लंग्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, क्योंकि हम जैसे बाह्य प्राणायाम में अवस्था लाते हैं ठीक उसी प्रकार की अवस्था बार बार इसमें हो रही है। लंग्स स्ट्रेंथन हो रहे हैं, जो कफ म्यूकस आदि है वो बर्न होती है, क्योंकि बार बार अभ्यास से उष्णता बढ़ती है और वो फेफड़े के अंदर थोड़ी बहुत जो कफ आदि जैसे जुकाम हो गया है तो वो सूख जाता है, टेबलेट लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लंग्स हमारे जब स्ट्रेंथन गेन करेंगे, जब मजबूत हो जाएंगे, एल्वेओलाई पूरी तरह से खुल जाएंगी और वो सिकुड़ जाएंगी तो वो ऑक्सीजन इनटेक ज्यादा कर पाएंगी। जब वो ऑक्सीजन ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगी तो रक्त में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। जब हमारे शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ेगी तो मेटाबॉलिज्म ठीक ढंग से काम करेगा और हमारा डायबिटीज आदि की जो अवस्था है वो नहीं आएगी। हमारा काम पूरा जो शरीर है अच्छे ढंग से काम करेगा। हमारा जो शरीर का ऊर्जा का जो सामान्य स्तर है वो भी बढ़िया ढंग से बना रहेगा। तो ये कपालभाति के अभ्यास से हमें, जैसा नाम है इसका नाम तो कपाल का अर्थ होता है फोरहेड, जो चेहरा है, चेहरे की मांसपेशियां स्वस्थ बनती है। होता क्या है, जब हम बार बार पेट सिकोड़ते हैं
तो पेट के जो इंटरनल ऑर्गन वो भी सिकुड़ते हैं, उनका भी व्यायाम होता है, वायु विकार दूर होते हैं, वजन भी घटता है, क्योंकि हम हर स्ट्रोक के अंदर ऊर्जा बर्न कर रहे हैं। तो हमारा जो मोटापा ओवरऑल वो भी घटेगा, पेट कमर का ज्यादा घटेगा, और हमारे जो लंग्स जो हैं वो स्ट्रेंथन होगी, वो मजबूत बनेंगे, स्वस्थ बनेंगे, निरोग बनेंगे, टॉक्सिन रहित बनेंगे, म्यूकस कम बनेगी, और हमारा जो ट्रैकिया है वो खुल जाएगा। कोरोना के अंदर क्या हो रहा है, जैसा हम आज घरों में लोग होने के विवश हैं, तो कोरोना के अंदर यही एक कंडीशन आ रही है कि हम श्वास अच्छे ढंग से नहीं ले पाते। जब कपालभाति से हम बार बार इसको सांस को बाहर निकालेंगे तो हमारे फेफड़े मजबूत बनेंगे, वो खुलेंगे भी पूरे, और वो कंट्रैक्ट भी अच्छी तरह से होंगे, ऑक्सीजन इनटेक लेवल बढ़ेगा, हमारा मन भी शांत होगा, और हमारा मेटाबॉलिज्म जो शरीर का चयापचय जो प्रणाली है वो ठीक ढंग से काम करेगी, और हम ऊर्जा का स्तर बढ़ाते हुए एक स्वस्थ और सहज भाव की अनुभूति हमें होगी। और हमारी नेगेटिविटी, देखिए ये तो हमने फिजियोलॉजिकल किया, दूसरा हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो भी ऐसा अनुभव करिए, हम कपालभाति के हर स्ट्रोक के साथ नेगेटिविटी को बाहर फेंक रहे हैं, नकारात्मकता बाहर जाएगी, यानी कि हमारा स्ट्रेस लेवल कम होगा, तो भी डायबिटीज को हम कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि डायबिटीज हमारी जीवन शैली का तनावग्रस्त अवस्था का परिणाम है। जब हम तनाव में हैं तभी ये व्याधियां बढ़ रही हैं, चाहे डायबिटीज है, चाहे अल्सर है, चाहे हमारा जो पेट के विकार हैं, चाहे आर्थराइटिस है, चाहे सिर दर्द है, उनका एक ही कारण है, हमारी जीवन शैली में आया विकार। योग अभ्यास के द्वारा हम अपनी जीवन शैली को सुव्यवस्थित करते हैं, और जब शैली अच्छी होती है तो हमारे अंदर की जो ग्रंथियां हैं वो ठीक ढंग से काम करती है। ग्रंथियां ठीक ढंग से काम करेंगी तो हमारा सहज होना स्वाभाविक हो जाएगा, मन प्रफुल्लित होगा, और हमारा जो ऊर्जा का स्तर है, जो चेतना का स्तर है, जो कॉन्शियस लेवल है वो बढ़ेगा तो हम प्रफुल्लित अनुभव करेंगे, और हम एक जीवन का सुख और आनंद भी अनुभव करेंगे। इस प्रकार हमने ये सारा अभ्यास किया। कपालभाति केवल हमें शारीरिक लाभ नहीं देती, मानसिक लाभ भी देती है, और हमारा मन भी स्थिर होता है, और हमारे विचार भी जो सकारात्मक होते हैं, कल्याणकारी होते हैं, और नेगेटिविटी खत्म होती है, तो हमारा जो सकारात्मकता का भाव पॉजिटिवनेस आएगी तो हमारा सारे सिस्टम ठीक ढंग से काम करेंगे, और हम पूर्ण स्वस्थ रहते हुए जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप इस अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बना करके विश्वविद्यालय के इस परिवार जो प्रयास किया है आदरणीय वाइस चांसलर महोदय के द्वारा, इसको हम विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों के पास, कर्मचारी और प्राध्यापक वर्ग इसका अभ्यास करेंगे और जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से हम एक अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन और एक ज्यादा प्रोडक्टिव लाइफ अपनी बना पाएंगे, और समाज के योगदान के लिए हम ज्यादा सक्षम बन पाएंगे। हम अपने विकास की जो प्रक्रिया है हमारे देश की, उसमें सहभागिता अपनी बढ़ा पाएंगे। यदि रोगी रहेंगे तो हॉस्पिटल की लाइन में खड़े रहेंगे, और हम समाज के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए जो समय हमें अपने पोटेंशियल, अपनी सामर्थ्य के माध्यम से समाज, देश और परिवार को देना है, उसके लिए हम सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो ये योग अभ्यास है, दुनिया में माना गया है कि योग का अभ्यास संपूर्ण है, क्योंकि इसमें केवल हम मांसपेशियों का अभ्यास नहीं करते, बल्कि हम अपने अंतर मन से जुड़ करके प्राण शक्ति का स्तर भी बढ़ाते हैं, और शुद्धि क्रियाओं के द्वारा जो टॉक्सिन है उनको भी बाहर निकालते हैं। इसलिए योग का अभ्यास जो व्यायाम है वो शरीर के लिए दुनिया में सर्वोत्तम माना गया है, और हमारा सौभाग्य है हमारे देश की इस विरासत को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसों के माध्यम से हम पूरी दुनिया तक पहुंचा पाए हैं। और 21 जून को सारा संसार योग दिवस के रूप में मनाता है। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर की जीत है, और हमारे देश के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। देश की कोई संस्कृति ऐसी नहीं है जो दुनिया के इतने देशों ने एक समय में अपना करके एक देश की विधा को, संस्कृति के अंग को पूरी दुनिया में अपनाने का सौभाग्य
भारत को मिला है, हमारे लिए बहुत, हर भारतीय के लिए गौरव सम्मान की बात है। हम इस अभ्यास को विराम देते हुए पुनः विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण विभाग और शारीरिक शिक्षा विभाग और विशेष रूप से हमारे परम आदरणीय वाइस चांसलर महोदय डॉक्टर राजवीर जी का हम बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि हमें इस कार्यक्रम को हमारे विश्वविद्यालय के प्रांगण में रह रहे और इसमें कार्य करने वाले और विद्यार्थी सभी लाभान्वित होंगे। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद देवपाल साहब, आपने बड़े ही अच्छे ढंग से योग का अभ्यास करवाया, योग के लाभ बताए। हम आपका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। आपकी सेवाएं हम समय समय पर लेते रहते हैं, आपके अनुभवों का हम फायदा उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इन छात्राओं का भी हम धन्यवाद करते हैं, इन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और योग के कार्यक्रम से हम सबको लाभान्वित किया। धन्यवाद। नमस्कार।